ऑक्सीकरण संख्या केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों के लिए विशेष महत्व रखता है। फिजिकल केमिस्ट्री में ये आपके रेडॉक्स अभिक्रिया चैप्टर के अंतर्गत सीधे आता है, किंतु इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को अलग अलग अभिक्रियाओं के अंतर्गत इसकी गणना करनी होती है और कई बार उसी के आधार पर अभिक्रियाएं पूर्ण की जाती है या हल की जाती है। इसके अंतर्गत हम लोग ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने की विधि, जिसके अंतर्गत कुछ बिंदुएं होंगी जिन्हें आपको याद करना होता है, और फिर कुछ अलग अलग तरह के उदाहरण करेंगे। तो आइए चलते हैं परिभाषा में। किसी यौगिक के सामान्य अवस्था से नए अवस्था में बदलने में किसी तत्व के परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को तत्व की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या जब हमें बार बार लिखना होता है तो हम इसमें अंग्रेजी शब्द का उपयोग संक्षेप में कर सकते हैं। ऑक्सीकरण संख्या के लिए ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको शॉर्ट में O.N. लिख सकते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था को ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर O.S. कर सकते हैं। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने की विधि, इसके अंतर्गत किसी यौगिक या आयन में यदि हमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या की गणना करनी है तो उसमें हमें कुछ बिंदुओं का क्रमशः पालन करना होता है। शुरू के कुछ बिंदुएं ऐसी हैं जो आपको मान के लिए याद करना होता है, यानी किस तत्व का कितना मान लेना है, कितनी ऑक्सीकरण संख्या लेनी है, उसके लिए याद करना होता है। और आखिरी में 3-4 बिंदुएं आएंगी जो एक तरह से वास्तविक विधि है गणना करने के लिए। पहला आपको ये ध्यान रखना है कि तत्व की मुक्त अवस्था जैसे FeNaClH एवं समपरमाणुक अणुओं जैसे H2Cl2O2N2P4S8 आदि में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। अब मुक्त अवस्था इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये केवल परमाणु संकेत के रूप में है, अर्थात ये FeCl3 या Na2SO4 या HCl ऐसा अणु के रूप में नहीं है। तो जब कोई तत्व अणु में नहीं बदलता है, केवल परमाणु अवस्था में व्यक्त किया जाता है, तो उसे हम मुक्त अवस्था कहते हैं। उसी तरह समपरमाणुक अणु जैसे H2Cl2N2P4S8 जो एक ही तत्व के परमाणु से बने हुए अणु होते हैं, उनको समपरमाणुक अणु कहते हैं। और जब एक ही समान परमाणु है तब भी ऑक्सीकरण संख्या उसके 0 मानकर गणना की जाती है। सेकंड, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या उसके सभी यौगिकों में निश्चित होती है और -1 ली जाती है। तीसरा, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या उसके अधिकांश यौगिकों में -2 होती है, यानी एक ऑक्सीजन परमाणु के लिए -2 लेते हैं। किंतु अपवाद में आते हैं परऑक्साइड, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 आप जानते हैं। तो जितने परऑक्साइड्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, यानी परऑक्साइड के एक ऑक्सीजन के लिए -1 लेते हैं। फोर्थ, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः +1 होती है, किंतु धातु हाइड्राइडों जैसे NaH, CaH2, AlH3 आदि में -1 लिया जाता है। जब हाइड्रोजन धातुओं के साथ संयुक्त अवस्था में है तो उसे धातु हाइड्राइड मानते हैं, और चूंकि धातु हमेशा धनात्मक भाग बनाता है इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाइड्रोजन अधातु तत्व है। फिफ्थ, फर्स्ट ए समूह, सेकंड ए समूह के तत्वों एवं एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्याएं निश्चित एवं क्रमशः +1, +2 एवं +3 होती है। यानी फर्स्ट ए समूह, जिनको आप क्षार धातुओं के नाम से भी जानते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 लेते हैं। सेकंड ए समूह, जिनके संकेत जिसके अंतर्गत बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम है, जिन्हें संयुक्त रूप से आप क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से जानते हैं, इनके एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +2 लेते हैं, जबकि एल्यूमिनियम के एक परमाणु के लिए +3 निश्चित होती है। सिक्स्थ, किसी आवेशित मूलक या आयन की संयोजकता उसके आवेश के बराबर होती है,
यानी उदाहरण के लिए अगर फॉस्फेट आयन है तो इसमें 3 ऋणावेश है, सल्फेट आयन 2 ऋणावेश है, अमोनियम आयन 1 धनावेश है। तो इन मूलकों या आयनों की संयोजकताएं क्रमशः -3, -2 और +1 होगी। मीन्स जो आवेश है सीधे उसी को हम उसकी संयोजकता मान लेते हैं। फिर यहां से वास्तविक विधि है 7वें नंबर से, जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करनी होगी उसे x मानते हैं। यदि किसी यौगिक में हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है तो यौगिक में तत्वों के ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 के बराबर लिया जाता है। यदि हमें किसी आयन में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है तो किसी आयन में तत्वों के ऑक्सीकरण संख्याओं का योग आयन के आवेश के बराबर लिया जाता है। फिर कई बार ये होता है कि एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु होते हैं, 2, 3 या 4, तो उसके लिए अंतिम बिंदु है कि किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या 1 से अधिक होने पर उसके ऑक्सीकरण संख्या को परमाणुओं की संख्या से गुणा करके लिया जाता है। मान लीजिए ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है और परमाणु संख्या 2 है तो वो -4 हो जाएगा, 2 गुणा -2 करके। अब आगे हम लोग आते हैं कुछ उदाहरणों में और साथ में उसकी गणना देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसमें मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो पोटेशियम चूंकि फर्स्ट A समूह में आता है तो उस एक परमाणु को हम +1 लेंगे, प्लस मैंगनीज जिसे हमें ज्ञात करना है उसको x मानेंगे, जैसा पिछले नियम के अंतर्गत लिखा हुआ है 7वें नंबर पर। और ऑक्सीजन के एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, क्योंकि यहाँ 4 परमाणु हैं तो हमने उसको 4 से गुणा करके लिया, 4 × -2 = 0। अब ये क्यों किया? क्योंकि उसमें एक यौगिक के लिए जो नियम लिखा है उसके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 के बराबर लिया जाता है, तो ये = 0 किया है। अब आगे हम इसे हल करते हैं तो ये K+1 रहा प्लस x और 4 × -2 -8 हो जाएगा = 0। फिर +1 -1 कैंसिल होने के बाद ये x - 7 = 0 रह गया। और आगे जब हमने इसको राइट साइड शिफ्ट किया x का मान के लिए तो आंसर हमारा आ रहा है +7। दूसरा उदाहरण हमने एक आयन का लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट का ये आयन है जिसको हम डाइक्रोमेट आयन कहते हैं, Cr2O7 2-। इसमें हमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो जिसे हमें ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 परमाणु हैं 2x लिया, प्लस ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 7 है और एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 लेते हैं तो 7 × -2 = अब पिछले उदाहरण से यहाँ अंतर क्या आ रहा है, =-2 ले रहे हैं। और ये 9वें नियम के अंतर्गत जैसा लिखा है कि अगर हम किसी आयन के लिए तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो उसमें शामिल तत्वों के ऑक्सीकरण संख्याओं का योग आयन के आवेश के बराबर लेना है। क्योंकि आवेश यहाँ -2 है इसलिए =-2 लेंगे। अब आगे हल किया तो 2x 7 × -2 -14 = -2। फिर -14 राइट साइड शिफ्ट किया तो 2x = -2 + 14। अब ये -2 + 2 कैंसिल करके +12 आ गया। फिर x कैलकुलेट करना है तो जैसा आप समझते हैं 12/2 = +6 इसका आंसर होगा। तो डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या का आंसर +6। फिर अगला उदाहरण है सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये बाकी 2 उदाहरण से अलग इसलिए क्योंकि इसमें हमने हाइड्रोजन वाला एक उदाहरण ले लिया है, हाइड्रोजन को शामिल करते हुए। तो H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब ऑक्सीजन तो आपको याद रह गया होगा कि एक ऑक्सीजन -2 लेना है। हाइड्रोजन के लिए सामान्य तौर पर +1 लेते हैं, क्योंकि 2 परमाणु हैं तो 2 × +1 रखा, प्लस सल्फर को x मानेंगे जो कैलकुलेट करना है। 4 ऑक्सीजन के लिए -2 से मल्टीप्लाई किया तो आगे ये -8 हो गया। तो हाइड्रोजन 2 प्लस सल्फर x - 8 = 0। फिर +2 और -2 कैंसिल होने के बाद x - 6 = 0 और x = +6 आंसर होगा H2SO4 में सल्फर के ऑक्सीकरण संख्या के लिए।
अगला उदाहरण जो है वो ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों आप कह सकते हैं, जब तक कि फॉर्मूला हमारे पास है। संरचना में ये भिन्नता रखते हैं, किंतु सूत्र में दोनों एक समान अणुसूत्र वाले होते हैं। तो इसमें हमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो कार्बन को 6 परमाणु है तो 6x लिया, प्लस 12 इंटू +1, एक हाइड्रोजन +1 लेकर के, और ऑक्सीजन के 6 परमाणु है और इन्हें -2 से गुणा करना है, एक परमाणु की संयोजकता -2। तो उसके आधार पर ये क्या हो गया, 6x + 12, और ये 6 इंटू -2 -12। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, इसलिए 6x = 0 या फिर x = 0, यानी C6H12O6 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 आ रही है। फिर अगला उदाहरण है Fe3O4 का। इसमें हमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। इसको मैग्नेटिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। आयरन इसमें 3 परमाणु है तो हमने 3x लिया जिसे ज्ञात करना है, प्लस 4 इंटू -2 = 0, क्योंकि ये अणु है इसलिए 0 के बराबर। अब ये 3x - 8 हो जाएगा, 4 इंटू -2 = 0, देन 3x = फिर राइट साइड जाने से ये प्लस हो गया, और x = 8/3। ये इसके लिए आंसर होगा Fe3O4 में आयरन के लिए। फिर अगले उदाहरण में हम जाएं तो अगला है मीथेन CH4। इसमें हमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो कार्बन चूंकि एक परमाणु है x मानेंगे, और 4 परमाणु हाइड्रोजन के हैं, +1 उसके लिए ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो ये +4 हो जाएगा = 0, और आंसर आएगा x = -4। अब अंत में महत्वपूर्ण वो है तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक, प्रभाजों में या शून्य हो सकती है। जैसा आपने अलग अलग उदाहरणों में देखा वो चीजें शामिल। तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या जैसा आपने देखा अलग अलग तरह से आया, कुछ धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक तो थे ही उदाहरण। प्रभाजों में एक आया 8/3, और ग्लूकोज वाले में जैसा आपने देखा 0 हो सकती है। तो उदाहरण आपको कोई भी मिले, नियम के अनुसार अगर आप गणना करते हैं तो निश्चित है आपका उत्तर आपको सही मिलेगा।